दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में नवपाषाण काल को देख रहे थे। अब देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यह 3 प्रकार के स्थल हैं। नवपाषाण काल में हम 3 स्थलों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन इतिहास में, वेरी इंपॉर्टेंट है नवपाषाण कालीन स्थल। पहला है दोस्तों लहुरा देव। लहुरा देव आप समझिए दोस्तों, लहुरा देव। दूसरा है मेहरगढ़ और तीसरा है कोलडीहुआ। यह नवपाषाण कालीन स्थल हैं। पहला लहुरा देव है। यह लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में यह लहुरा देव स्थल पड़ता है। यहाँ से चावल का साक्ष्य पाया गया था दोस्तों। लहुरा देव से चावल का साक्ष्य पाया गया था 9000 से 8000 ईसा पूर्व में। 9000 से 8000 ईसा पूर्व में चावल का साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 प्रजाति और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य बलूचिस्तान क्षेत्र में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, एक स्थल है मेहरगढ़। वहाँ यह साक्ष्य पाया गया 7000 ईसा पूर्व में। अगला क्षेत्र दोस्तों पड़ता है कोलडीहुआ। कोलडीहुआ भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोलडीहुआ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, अब जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 6500 यानी 6500 ईसा पूर्व में चावल एवं धान की भूसी का साक्ष्य पाया गया है। तो यही तीनों दोस्त स्थान हैं, नवपाषाण कालीन स्थल हैं, लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोलडीहुआ। यहाँ से विभिन्न प्रकार के खादानों का साक्ष्य पाया गया। तो पहले देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ से, जो मेहरगढ़ क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तो मेहरगढ़ से अस्थायी निवास, कच्ची ईंटें, गेहूं की 3 प्रजाति, जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य और कपास की खेती का साक्ष्य भी पाया गया है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते रहे। मेहरगढ़ से अस्थायी निवास, कच्ची ईंटें, गेहूं की 3 प्रजाति, जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य, कपास की खेती का साक्ष्य पाया गया मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक की सांस्कृतिक अवशेष भी प्राप्त होते रहे हैं। एक नोट है दोस्तों, विश्व में कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ भारत में ही पाया गया है। यदि पूछ लिया जाए विश्व में, तो यह मेहरगढ़ ही है दोस्तों, जो कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। यह अपने भारत क्षेत्र में पहले पड़ता था विश्व में, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। अगला है नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल। अब देखते हैं नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल 2 है। एक है बुर्जहोम, दूसरा है गुफ कराल। इन दोनों प्रमुख स्थलों पर चर्चा करेंगे। नवपाषाण कालीन है बुर्जहोम और गुफ कराल। गुफ कराल को मृद भांडों का घर भी कहा जाता है। गुफ कराल को मृद भांडों का घर भी कहा जाता है। ये दोनों बुर्जहोम और गुफ कराल दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो बुर्जहोम से गर्तावास मतलब होता है दोस्तों, जो दरारें पाई जाती हैं उसमें निवास और रास्ता आदि यहाँ से प्राप्त होता है। तो बुर्जहोम से गर्तावास, तांबे का बाड़, शिकार करना,
मछली पकड़ना, मालिक के साथ कुत्ते और बकरी को दफनाना आदि का साक्ष्य पाया गया। और क्या पाया गया? बुर्जुहूम से पाया गया, दफनाए जाने का साक्ष्य पाया गया। तथा गुफ कराल से, गुफ कराल को मृद भांडों का घर भी कहा जाता है। जो गुफ कराल है यह मृद भांडों का घर है। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मृद भांडों का साक्ष्य पाया गया। मृद मतलब होता मिट्टी, मिट्टी का भांड यानी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य पाया गया है। गुफ कराल से ही कहीं कहीं पर गर्तावास का साक्ष्य भी पाया गया है। एक है दोस्तों चौपानी मांडा और महागरा। चौपानी मांडा और महागरा दोस्तों यह बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में है। बेलन नदी घाटी में स्थित है। या इलाहाबाद प्रयागराज में दो स्थल हैं दोस्तों, चौपानी मांडा और महागरा। तो चौपानी मांडा से, जो यह चौपानी मांडा है बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में, चौपानी मांडा से विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य पाया गया। और महागरा से पशुपालन, पशुबाड़ा अथवा गौशाला का साक्ष्य भी पाया गया है। महागरा से पशुपालन, पशुबाड़ा अथवा पशुबाड़ा का मतलब होता है दोस्तों गौशाला, जिसमें गौ यानी गाय वगैरह को, जानवरों को बाड़ा जिसे बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। इसका भी साक्ष्य महागरा से पाया गया है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख स्थल है। एक है आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुन कोंडा पड़ता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा पड़ता है दोस्तों। यहाँ से घर्षित औजार के साक्ष्य पाए गए हैं। घर्षित औजार के साक्ष्य नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से पाए गए हैं। पिकली हल, पिकली हल दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। पिकली हल कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से शंख का ढेर पाया गया है। शंख का ढेर पिकली हल से पाया गया है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक है संगन कल्लू, पिकली हल भी है तथा संगन कल्लू, दोनों कर्नाटक में स्थित है। पिकली हल कर्नाटक, संगन कल्लू कर्नाटक। तो संगन कल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से घर्षित उपकरण अथवा औजारों का साक्ष्य पाया गया है। पिकली हल कर्नाटक से शंख का ढेर एवं निवास स्थान का साक्ष्य पाया गया है। संगन कल्लू से राख के टीले का साक्ष्य पाया गया है। इसके बाद चिरांद, एक क्षेत्र है दोस्तों, चिरांद पड़ता है बिहार में। बिहार में चिरांद पड़ता है। हिरण के सींग से बने औजार चिरांद से प्राप्त हुए हैं बिहार से। तो चिरांद यानी बिहार से हिरण के सींग के बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद बिहार नामक स्थल से हड्डियों के बने हुए औजारों का साक्ष्य पाया गया है। ये औजार हिरण के सींग से बने हुए थे। यहाँ से चावल और धान का भूसी यानी चावल और धान की भूसी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है चिरांद से यानी बिहार से। फसलों को उत्पादित करने के लिए खंती और कुदाल जैसे औजारों का प्रयोग करने लगा। फसलों को उत्पादित करने के लिए खंती और कुदाल जैसे औजारों का प्रयोग करने लगा। इसके अलावा हंसिया, मूसल, ओखली और सिलबट्टे का भी प्रयोग करने लगे थे यहाँ के लोग। मानव द्वारा उत्पादित अथवा प्रयोग की जाने वाली पहली फसल जौ थी। मानव द्वारा उत्पादित अथवा प्रयोग की जाने वाली पहली फसल जौ थी, किंतु मानव ने सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में गेहूं का प्रयोग किया था। खाद्यान्न के रूप में यह पहली फसल थी जौ, जो मानव द्वारा उत्पादित की गई थी तथा प्रयोग भी की गई थी। लेकिन गेहूं का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में सबसे पहले किया गया था। दक्षिण भारत में
उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी, यानी दलहनी या फसल है रागी। तो यह दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। ताम्र पाषाण काल देखते हैं दोस्तों। ताम्र पाषाण काल, जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे धातु का प्रयोग, तांबे धातु के औजारों का प्रयोग करने लगा तो उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे धातु के औजारों का प्रयोग करने लगा तो उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल को चालको इथिक्स युग, यानी चालको इथिक्स युग कहा गया। मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। पहली धातु तांबा थी, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के आसपास का पाया गया है। प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के आसपास पाया गया। ताम्र पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता। ताम्र पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता, काले एवं लाल मृत भांडों का प्रयोग करने लगा। बड़े बड़े गांवों में निवास करने लगा। व्यक्तियों द्वारा ताम्र पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि काले एवं लाल मृत भांडों का प्रयोग करने लगे तथा बड़े बड़े गांवों में निवास करने लगे। ये लोग अब समूह में बड़े बड़े गांव में रहने लगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं और आगे। अगला स्थल है नवदा टोली। नवदा टोली की चर्चा करते हैं, यह भी प्रमुख स्थल है। नवदा टोली ताम्र पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है। नवदा टोली ताम्र पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है। यह मध्य प्रदेश राज्य इंदौर नगर में मालवा संस्कृति के अंतर्गत इंदौर नगर में स्थित है। इस स्थल की खोज एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। इस स्थल की खोज एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। मालवा संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय, जो मालवा संस्कृत है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय बी.एस. वाकड़कर को दिया जाता है। जोरबे संस्कृति के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध स्थल इनाम गांव है। यदि जोरबे संस्कृत देखा जाए दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध स्थल इनाम गांव है। यही है नवदा टोली। नवदा टोली ताम्र पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है और यह मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर नगर में स्थित है। इस स्थल की खोज एच.डी. संकालिया महोदय ने किया था। नवदा टोली की खोज। मालवा संस्कृत को प्रकाश में लाने का श्रेय बी.एस. वाकड़कर को दिया जाता है। मालवा संस्कृति तथा जोरबे संस्कृत के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध स्थल इनाम गांव है। त्रियुगीन विभाजन। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है। इसे त्रियुगीन विभाजन कहते हैं। पाषाण युग को पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। धातु के युग को 3 युगों में बांटा गया है। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो विभाजन का आधार 1820 ईस्वी में डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय मेरखी 1820 ईस्वी में डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के साक्ष्यों के आधार पर इनका विभाजन किया गया था। तो 1820 ईस्वी में डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय में रखा गया है कुछ वस्तु। इन साक्ष्यों के आधार पर इसका 3 युग में विभाजन हुआ। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। विभाजन करता थे जर्गेसन थॉमसन और काल था, समय था 1820 ईस्वी। यही है त्रियुगीन विभाजन।
तो अगली वीडियो में दोस्तों बेहतरीन क्लास होगी, तो आप नोट्स बनाते चलना दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।